हेलो एवरीवन। तो यार डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 18 के एडिशनल क्वेश्चन बैंक। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा 18 है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसका हम एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। गाइस देखिए, यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो आप एडिशनल क्वेश्चन बैंक को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर रहे हैं इसको, तो आइए देखते हैं। गाइस देखिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट एमसीक्यू में, डैश इज कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, बिटवीन वेरिएबल। अब गाइस देखिए, हमारे से सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कोरिलेशन। कोरिलेशन की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, अब गाइस देखिए ये भी क्या कह रहा है बिटवीन वेरिएबल, तो ए ऑप्शन क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं तो कोरिलेशन क्या है कि दो वेरिएबल के बीच में एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बताता है कि क्या होता है। ठीक है, आइए सेकंड एमसीक्यू देखिएगा क्या कह रहा है, खालिस्तान गिव्स द मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ वेरिएबल। अब गाइस देखिए मैथमेटिकल रिलेशनशिप किसके बीच में होता है। गाइस देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी किसकी गिवन होती है, रिग्रेशन की। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्यों गाइस देखिए, हम रिग्रेशन के केस में क्या होता है, बी एक्स वाई की अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने की हमारी अलग प्रॉपर्टी होती है। अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू में क्या करते हैं बी वाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, लेकिन कोरिलेशन के केस में ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक, आइए थर्ड देखते हैं। गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, व्हेन हाई वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल आर द एसोसिएटेड विद द हाई वैल्यू ऑफ द अदर। ठीक है, एंड लो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एसोसिएटेड विद द लो वैल्यू ऑफ द अनोदर। ठीक है, देन दे आर सेट टू बी। अब गाइस देखिए हम क्या कह सकते हैं, क्या कह रहा है कि यदि एक की वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरे की भी ज़्यादा है, एक की लो है तो दूसरे की भी वैल्यू क्या है, लो है। ठीक है, तो गाइस देखिए जब एक की वैल्यू ज़्यादा है तो दूसरे की भी ज़्यादा है, तो कौन सा रिलेशनशिप हो गया, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। ठीक है, अब गाइस देखिए सेकंड में क्या कह रहा है, हमारी एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो गाइस देखिए क्या होगा, मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है कि एक ही बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा ये। अब गाइस देखिए ऑन द अदर हैंड यदि यहाँ पे क्या था नेगेटिव रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो क्या है गाइस देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप पे हम टिक करते हैं। क्यों, क्योंकि गाइस देखिए नेगेटिव रिलेशनशिप और इन्वर्स रिलेशनशिप एक होते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव कोरिलेशन और डायरेक्ट कोरिलेशन एक होता है। तो आई होप कि आपको 3 MCQ क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आइए फोर्थ को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ़ हाई वैल्यू ऑफ वन ट्रेंड टू लो वैल्यू द अनोदर ट्रेंड दे आर सेड टू बी। अब गाइस देखिए एक की वैल्यू क्या है कि ज़्यादा है और एक की वैल्यू क्या है, तो गाइस देखिए हमारा कौन सा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा और इनवर्स कोरिलेटेड होगा। ठीक है, इनवर्सली और नेगेटिव एक ही मीनिंग होती है गाइस। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज मेजर टू देयर लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब गाइस देखिए यदि कोरिलेशन को हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को हमें फाइंड आउट करना है, तो गाइस देखिए हमारे पास इक्वेशन गिवन होती है। जैसे हम कह देते हैं कि x ऑन y है या y ऑन x है। ठीक है, तो वो क्या है कि एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमारे पास गिवन है, ये क्या है गाइस एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ट्रू आंसर होगा। ठीक, आइए सिक्स देखिए, सिक्स में क्या कह रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस बोथ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या कह रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट डिपेंड्स करता है किसमें, चॉइस बोथ ओरिजिन और स्केल। तो गाइस देखिए ये ऑप्शन क्या होगा मेरा इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फॉल्स होगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, क्यों मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, क्योंकि गाइस देखिए हमारा जो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा गाइस। मैंने आपको पहले ही कहा यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना कि एक डिपेंडेंट है। ठीक, आइए सेवंथ को डिस्कस करते हैं। देखिए सेवंथ में क्या कह रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द प्योर नंबर। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो हमारा निकल के आता है वो क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है, ट्रू है। ठीक है गाइस, कुछ भी आए नंबर नंबर तो हमारा प्योर नंबर ही होगा। ठीक है गाइस देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है हमारा एक प्योर नंबर कैसे होता है, या तो हमारी वैल्यू आएगी 0.6 आएगी, 1 आएगी, 0.8 आएगी, ये सब क्या है गाइस एक प्योर नंबर है। ठीक है, आइए 8 देखते हैं। अब गाइस देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट इज खालिस्तान यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मैंने आपको अभी क्या बताया, इंडिपेंडेंट मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो 8 का बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा।
अब गाइस देखिए द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, मैंने आपको अभी बताया। गाइस देखिए जो भी हमारी वैल्यू लाई करेगी वो क्या करेगी, -1 से लेकर +1 तक के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ना तो -1 से छोटी होगी ना +1 से हमारी बड़ी होगी, ठीक है। यदि कोई भी वैल्यू मेरी 1 से बड़ी आ रही है यानी 1.2 आया कोई, तो वो ऑप्शन क्या होगा, मेरा इनकरेक्ट आंसर होगा, गलत होगा, कहीं ना कहीं हमने उसमें मिस्टेक करी होगी फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो हमारा ओनली -1 से +1 के बीच में ही होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर्स जो भी आएगा हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ठीक है। आइए 10 देखिए, 10th में क्या कह रहा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी फाउंड बाय, ठीक है, फाइंड आउट बाय। अब भाई देखिए हम कोफिशिएंट, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कितने तरीके से, गाइस देखिए हमारा, गाइस देखिए स्कैटर्ड डायग्राम करके कोई भी मेथड नहीं होता है, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट में, लेकिन रैंक मेथड होता है हमारा, ठीक है, कि हम रैंक के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये गाइस देखिए ये किसका पार्ट है, रिग्रेशन का पार्ट है मेरा, ठीक है। जब हम रिग्रेशन डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक। आइए 11th देखिए, 11th में क्या कह रहा है, कोवेरिएंस मीजर खालिस्तान द वेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल। अब गाइस देखिए 11th का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्यों गाइस देखिए कोवेरिएंस मीजर, ठीक है। कोवेरिएंस क्या होता है गाइस, जॉइंट ही वेरिएंस होता है, ठीक है। वेरिएशन हम जो निकालते हैं वो जॉइंट वेरिएबल का निकालते हैं, टू वेरिएबल का, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक। 12 देखिए क्या कह रहा है, इन कैलकुलेटिंग द कॉल पेयरसन, ठीक है, कोफिशिएंट कोरिलेशन इट इज नेसेसरी दैट द डाटा शुड बी न्यूमेरिकली मेजरमेंट। अब गाइस देखिए 12th का हमारा सिंपल सा क्या होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। वैलिड होना चाहिए, जो भी डाटा को हम कॉल पेयरसन मेथड से जो इसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो डाटा वैलिड होना चाहिए, जब भी हम क्या है कि कॉल पेयरसन को फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब गाइस देखिए कॉल पियर्सन के केस में नहीं, किसी भी केस में हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो डाटा हमारा क्या है, वैलिड डाटा होना चाहिए। अब गाइस देखिए हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, इस चैप्टर को भी नहीं देखते हैं, अलग चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए हमें मीन निकालना है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, तो मीन के केस में भी गाइस देखिए डाटा क्या हमारा वैलिड होना चाहिए। जब तक वैलिड डाटा नहीं होगा हम कुछ भी चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या है, मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है गाइज। आइए 13 को डिस्कस करते हैं। गाइज देखिए 13 में क्या कह रहा है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, ठीक है। रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम फाइंड आउट करते हैं, तो गाइज देखिए उसकी वैल्यू क्या आती है, मेरी -1 to +1 होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं गाइज देखिए, दोनों इंक्लूसिव होते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि गाइज -1 से छोटी आ रही है तो भी हमारा जो हमने फाइंड आउट करा है रैंक कोरिलेशन वो गलत है, और +1 से ज़्यादा आ रही है तो भी वो क्या है कि रोंग है, हमने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक की है, ठीक है। आई होप कि आपको 13 MCQ क्लियर हुए होंगे। देखिए 14 में क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट नियर +1 इंडिकेट टेंडेंसी फॉर द लार्जर वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल टू बी एसोसिएटेड विद द लार्जर वैल्यू ऑफ अदर। अब गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होगा, जब एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब मेरा क्या आएगा, +1 आएगा। अब गाइस देखिए एक की वैल्यू कम हो रही है तो दूसरे की भी क्या हो रही है, कम, तो मेरा -1 आएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि +1 इंडिकेट्स करता है, क्या करता है गाइस देखिए, एक की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक की लार्जर वैल्यू तो दूसरे की भी क्या होगी, मेरी लार्जर वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा गाइस देखिए, इस केस में ऑप्शन ए क्या होगा, मेरा ट्रू आंसर होगा, ठीक है। यदि हमारा पॉजिटिव बने, एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस केस में, तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आइए अब गाइस देखिए 15 देखिए क्या कह रहा है, इन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, एसोसिएटेड नीड नॉट टू बी लीनियर। अब गाइस देखिए हमें रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, उस केस में क्या है गाइस देखिए, हमें लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है या नहीं है, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं यदि हमारे पास नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब गाइस देखिए यदि x + y = 6 दे रखा है, कहता है कि रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइएगा, कैसे बता देंगे, जब तक हमारे पास इनमें से किसी एक की रैंक गिवन नहीं होगी तो हम दूसरे की रैंक को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए क्या होगा, इसमें भी मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए इसमें मुझे लीनियर इक्वेशन की आवश्यकता होती ही नहीं है, रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। मेरे पास यदि नंबर हैं तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई उसकी रैंक इतनी है, उसकी रैंक इतनी है, डाटा मेरे पास जो है वैलिड डाटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। आइए 16 देखिए, 16 में क्या कह रहा है, इन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ओनली एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा ट्रू। गाइस देखिए कोई भी हमारा रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो क्या बताता है, ओनली क्या बताएगा कि किसी की रैंक क्या है कि इंक्रीज हो रही है या रैंक डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल गाइस मान के चलते हैं किसी स्टूडेंट की फाउंडेशन में रैंक आती है 40, अब गाइस वो इंटर का एग्जाम देता है तो इंटर में गाइस देखिए उसकी रैंक क्या है, कम भी हो सकती है,
30 भी आ सकती है और गाइस देखिए 45 भी आ सकती है, ठीक है। तो दोनों ही केस हो सकते हैं, 40 से वो या तो 45 पे जा सकता है, या गाइस देखिए उससे कम पे भी आ सकता है। उससे कम कितनी भी आ सकती है गाइस, मान के चलते हैं 30 आई, ठीक है। तो गाइस देखिए रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट से हम ओनली क्या पता लगाते हैं कि उसकी रैंक क्या है कि डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज रिलेशनशिप का हमें फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक। आइए 17 देखिए। 17 में देखिएगा इस क्या कह रहा है, ग्रेटर एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट इट कैन बी यूज टू रैंक एट्रीब्यूट। अब गाइस देखिए रैंक को एट्रीब्यूट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, मैंने अभी अभी आपको ऊपर भी बताया था, रैंक कोरिलेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आइए 18 देखिए। अब गाइस देखिए 18 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि रैंक हमारा जो भी रैंक कोरिलेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, गाइस देखिए -1 से लेके +1 तक की होती है, ठीक है। अब गाइस देखिए ये क्या कह रहा है कि इन दोनों के सम का डिफरेंस, तो गाइस देखिए -1 +1 मेरा कितना आता है, कैंसिल होकर 0, ठीक। तो ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। दोनों का यदि मैं सम करता हूँ, ठीक है, जो भी हमारे रैंक में डिफरेंस होता है, लार्जेस्ट वैल्यू कितनी होती है मेरी +1, लोएस्ट वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। 19 देखिए गाइस क्या कह रहा है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट इज डिफाइंड फ्रॉम। गाइस देखिए ग्रुप डाटा से ही हम जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप डाटा पे वो फाइंड आउट नहीं होता। गाइस कुछ एमसीक्यू जो है आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग वाले और कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए 20 देखिए। 20 में क्या कह रहा है गाइस, देखते हैं। कह रहा है कोरिलेशन मेथड आर यूज्ड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू टाइम सीरीज ऑफ डाटा विच आर रिकॉर्डेड एनुअली, मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, डेली एंड सो ऑन। अब गाइस देखिए यदि कोई भी डाटा हमारे पास गिवन है, यदि मंथली फॉर्म में गिवन है, ठीक, मान के चलते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। तो गाइस देखिए मैं इसमें कोरिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि जनवरी के मुकाबले फरवरी में डाटा क्या है और फरवरी के मुकाबले में कंपेयर करने पर हमारा मार्च का डाटा क्या आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए यदि मेरे पास क्या है कि एक तो जनवरी का डाटा गिवन है, ठीक, यहाँ पर, और फिर गाइस क्या है कि मेरा वीक का डाटा गिवन है 1 वीक का, तो उस केस में क्या है कि मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। या तो मेरा डाटा मंथली में होना चाहिए कंप्लीट डाटा, या मेरा कंप्लीट डाटा जो है वो वीक के अकॉर्डिंग होना चाहिए या डेली होना चाहिए, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंग है, फिर भी हम जो है उसको कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आइए 21 देखिएगा। देखिए 21 में क्या कह रहा है, एज ऑफ द एप्लीकेंट फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। अब गाइस देखिए इंश्योरेंस के केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तो उसका क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता चला जाता है गाइस। क्यों? क्योंकि देखिए वो हर महीने डिपॉजिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 10,000 रुपये वो डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो हर महीने गाइस 10,000 डिपॉजिट कर रहा है, तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी तो वो अमाउंट भी जो है प्रीमियम का बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारा अमाउंट बढ़ा है और प्रीमियम भी बढ़ा, उसकी एज बढ़ी, तो क्या हो गया गाइस, देखिए पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए 22 देखते हैं। 22 में क्या कह रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है। अब गाइस देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है मेरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गाइस क्या है कि नौकरियां जो है हाथ से जाएंगी, ठीक है। अब गाइस देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होगा, सफिशिएंट मनी हमारे पास नहीं होगी किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, तो गाइस देखिए क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है वो हमारी रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, ऑन द अदर हैंड परचेजिंग पावर क्या है कि हमारी डिक्रीज हो रही है। तो गाइस देखिए कौन सा कोरिलेशन हो गया हमारा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा इस केस में, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए 23 में क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। गाइस देखिए पिग आयरन क्या होता है, हमारा कच्चा लोहा, ठीक है, एंड सूट कंटेंट इन जयपुर। अब गाइस देखिए हमें प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन हमारा जो है यदि वो इंक्रीज होगा तो हमें सूट कंटेंट जो है वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और यदि हम प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं तो हमें क्या है कि कंटेंट को भी, सूट कंटेंट को भी क्या है कि डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। यदि हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो सूट कंटेंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन को कम करना है तो हमें सूट कंटेंट को भी क्या करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। अब गाइस देखिए 24 देखिए क्या कह रहा है, डिमांड ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड देयर प्राइस अंडर नॉर्मल टाइम्स कोरिलेशन। अब गाइस देखिए डिमांड एंड प्राइस में कौन सा कोरिलेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले गाइस देखिए यदि हमारा क्या है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के, ठीक। और यदि हमारे प्राइस क्या है इंक्रीज हुए तो हमारी डिमांड क्या हुई, कम हो गई। अब गाइस ऑन द अदर हैंड देखिए प्राइस यदि कम होता है तो हमारी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव या हम इन्वर्स रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, ठीक है।
अब गाइस देखिए यहाँ से एक एमसीक्यू और क्रिएट हो सकता है कि सप्लाई के बीच में, ठीक है, सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब गाइस देखिए डिमांड के केस में जब हम बात करते हैं तो हम एज ए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। अब सप्लाई के उसमें हम बात करते हैं तो क्या है कि एज ए प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्या है कि डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, सॉरी गाइस, ठीक है। और यदि हमारा प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। किसमें, यदि सप्लाई और प्राइस में पूछता है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप, और डिमांड एंड प्राइस में पूछता है तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, ठीक है। आइए 25 देखिए गाइस, देखिए 25 में क्या कह रहा है, 25 देखिए क्या कह रहा है, खालिस्तान इज द रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। अभी गाइस देखिए मैंने आपको क्या बताया था, को रिलेशन के केस में ही होता है ये, ठीक है। तो देखिए अब टू रिलेटिव मेजरमेंट कौन सी है हमारी। अब गाइस देखिए जो को रिलेशन है वो एब्सोल्यूट होती है, ठीक है, और रिलेटिव क्या होती है, जो भी हम उसको कोफिशिएंट निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस देखिए ए ऑप्शन क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, ठीक है। गाइस जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम एसडी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, वो सब क्या होते हैं, हमारे एब्सोल्यूट मेजरमेंट होते हैं। और गाइस यदि हम उनका कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव मेजरमेंट होती है, ठीक है। आइए 26 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए 26 में क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ रिग्रेशन पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोई लाइन जो है पासिस थ्रू कर रही है, ठीक है, बियरिंग नंबर ऑफ पॉइंट ऑन बोथ साइड्स, कितने नंबर ऑफ पॉइंट होंगे गाइस बोथ साइड्स में, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, जीरो होंगे। गाइस देखिए पॉइंट्स जो है कितने भी हो सकते हैं, हम करेक्टली उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे पॉइंट जो है वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, कितने होंगे कितने नहीं होंगे, ठीक है, या जीरो होगा या एक भी नहीं होगा, कितने भी हो सकते हैं, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि पॉइंट जो पासिस कर रहा है लाइन को किस जगह से कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज। अब गाइस देखिए 27 में क्या कह रहा है, 27 को हम डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए अंडर एल्जेब्रिक मेथड वी गेट लीनियर इक्वेशन। गाइस देखिए हम कितनी अंडर एल्जेब्रिक मेथड से यदि हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारी कितनी लीनियर इक्वेशन आती है, ठीक। गाइस देखिए 2 आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हैं। और गाइस देखिए कुछ एमसीक्यू जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ तो आपको अंडरस्टैंडिंग है, हाँ भाई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस एमसीक्यू है, आप इजीली सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्या है कि हमें याद रखने पड़ेंगे कि हाँ उसमें ये आएगा। गाइस जैसे कि अंडर एल्जेब्रिक मेथड वी गेट खालिस्तान लीनियर इक्वेशन, कितनी इक्वेशन फाइंड आउट होती है, हमें 2 इक्वेशन फाइंड आउट होती है लीनियर के केस में, ठीक है। गाइस देखिए 28 में क्या कह रहा है, इन लीनियर इक्वेशन हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी वाई, ए इज द। गाइस देखिए इसमें कह रहा है कि a क्या होगा। गाइस देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, नोट्स कीजिए, y इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास कितना है a प्लस बी एक्स। अब गाइस देखिए x का कोफिशिएंट जो भी होता है ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है, स्लोप। अब गाइस देखिए y मेरा क्या होता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और गाइस देखिए x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। गाइस इसको नोट्स कीजिए। और गाइस देखिए जो मेरा ए है ये क्या होता है, एक इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। अब गाइस देखिए वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है, यदि मैं एक्स की वैल्यू को चेंज करता हूँ तो मेरी वाई की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब गाइस देखिए एक्स का कोफिशिएंट जो भी हमारे पास इक्वेशन में है वो मेरा स्लोप, जो बचा गाइस देखिए जो सेपरेट बचा मेरा वो क्या होगा, एक इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो गाइस देखिए अब 28 में क्या कह रहा था, ए क्या होगा, गाइस देखिए ए एक इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। 29 देखिए 29 में क्या कह रहा है, इन लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू कितना, ए प्लस बी वाई। अब गाइस देखिए b कह रहा है, b क्या होगा, मैंने भी आपको बताया स्लोप ऑफ द लाइन होगा, ठीक है। तो b ऑप्शन क्या होगा, इसमें मेरा करेक्ट आंसर होगा। x का कोफिशिएंट जो भी होता है y का वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है। आइए 30 देखिए क्या कह रहा है, द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एंड x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई आर बेस्ड ऑन द मेथड। गाइस देखिए लीस्ट स्क्वायर मेथड पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम क्या है कि को रिग्रेशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, रिग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं कब, जब हमारे पास 2 इक्वेशन जो है गिवन होती है, ठीक है। आइए 31 देखिए, 31 में देखिए क्या कह रहा है, द लाइन y इज इक्वल टू कितना है, a प्लस बी एक्स रिप्रेजेंट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ। अब गाइस देखिए रिग्रेशन y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, a प्लस बी एक्स। अब गाइस देखिए जो भी हमारे पास इक्वल में होता है, ठीक है, a प्लस बी एक्स है यहाँ पर। तो गाइस देखिए लाइन कौन सी होगी, y ऑन x होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गाइस देखिए यदि यहाँ पर मेरा क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी वाई। तो गाइस देखिए जो लाइन होती है मेरी वो x ऑन y होती है, ठीक है। जो भी हमने सेपरेट कर रखा है उसी के ऊपर लाइन होती है, ठीक।
तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरा द लाइन वाई इज इक्वल टू कितना है ए प्लस बी एक्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर कौन है सेपरेट वाई, तो कितनी हो जाएगी मेरी वाई ऑन एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 32 देखिए यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ क्या है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो गाइस देखिए जो मेरी लाइन होगी वो वाई ऑन एक्स होगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा इजिली। ठीक है, आइए 33 देखते हैं गाइस। देखिए क्या कह रहा है, टू रिग्रेशन लाइन ऑलवेज इंटरसेप्ट एट ए सेम मीन। ठीक है, अब गाइस देखिए कोई भी हमारी दो रिग्रेशन लाइन है वो क्या है कि इंटरसेप्ट करती है कब, जब उनका मीन जो है अपने मीन पर इंटरसेप्ट करती है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का। ठीक, जो भी रिग्रेशन लाइन होती है ना वो जब इंटरसेप्ट करती है अपने मीन पे करती है गाइस, जैसे y इज इक्वल टू हमारा कितना था a प्लस बी एक्स। अब गाइस देखिए मुझे इसका मीन फाइंड आउट करना है, तो गाइस मैं क्या फाइंड आउट करूँगा ईजिली, जो मेरे पास x की है a प्लस बी एक्स। ठीक है गाइस, x की वैल्यू उठा के यदि मैं इसमें पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरा क्या है कि मीन निकल के आ जाएगा किसका, y का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। और देखिए गाइस देखिए 34 में क्या कह रहा है, r इंटू में आर इज इक्वल टू गाइस कितना हमारा बी एक्स वाई और कितना है बी वाई एक्स, ऑल हैव डैश साइन। गाइस देखिए हमारा आर ओ बी एक्स वाई ओ बी वाई एक्स ओ, इनके क्या होते हैं गाइस देखिए इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ये सेम साइन होते हैं सभी के। ठीक है गाइस देखिए यदि मेरा बी एक्स वाई माइनस का है, ठीक है ये माइनस का है और ये भी मेरा क्या है कि माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो गाइस देखिए आर भी क्या होगा मेरा माइनस का ही होगा ऑलवेज। ठीक है, और यदि गाइस ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि इनके सेम साइन होंगे। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा गाइस। ठीक है गाइस देखिए आर निकालने का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में बी एक्स वाई इंटू में कितना हो जाता है बी वाई एक्स। अब गाइस देखिए अंडर रूट में यदि ये दोनों के साइन सेम है तो बाहर आकर भी क्या होगा गाइस देखिए माइनस का ही तो होगा। यदि ये दोनों माइनस के, मैं इसको अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ तो माइनस में आएगा। और गाइस यदि ये दोनों पॉजिटिव है तो जब मैं बाहर निकालूंगा इनको अंडर रूट से तो ये क्या होगा, ये भी तो पॉजिटिव आएंगे। तो गाइस आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, इनके ऊपर डिपेंड्स हो जाएगी। ठीक है, यदि ये माइनस के हैं तो आर की वैल्यू भी माइनस की होगी और यदि ये पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए 35 देखिए क्या कह रहा है, द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर जीरो इफ आर इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट कब होगा जीरो, रिग्रेशन कोफिशिएंट मीन्स कब होगा गाइस जीरो, जब हमारी आर की वैल्यू भी क्या होगी जीरो, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आइए 36 देखिए क्या कह रहा है, द रिग्रेशन लाइन आर आइडेंटिकल इफ आर इज इक्वल टू। गाइस देखिए आइडेंटिकल कब होगी, जब मेरी बी एक्स वाई या बी वाई एक्स कितना होगा 1 होगा। अब गाइस देखिए मैंने आर के केस में आपको क्या बताया था, ये -1 से लेके कितनी हो सकती है मेरी +1 तक होती है वैल्यू। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू मेरी आर की जो भी होती है, ठीक है गाइस, -1 से +1 तक होती है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 37 में क्या कह रहा है, द रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ आर इज इक्वल टू। गाइस देखिए मेरा कितना होगा, आर इज इक्वल टू यदि जीरो है तो दोनों लाइन क्या होंगी रिग्रेशन की, परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे पे। परपेंडिकुलर मीन्स गाइस देखिए इस तरीके से, ये क्या है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये लाइन, तो इसको क्या कहते हैं गाइस, जो ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बनाती है परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, कब होगी, जब हमारी आर की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो है तो दोनों लाइन रिग्रेशन की परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे पर। ठीक है, आइए गाइस 38 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, 38 में देखिए क्या कह रहा है, गाइस देखिए क्या कह रहा है, फीचर ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन आर खालिस्तान द सम ऑफ डेविएशन एट और एक्स फॉर्म्स देयर रिग्रेशन लाइन आर जीरो। अब गाइस देखिए यदि हम उसको सम करते हैं डेविएशन का, ठीक है, लीस्ट स्क्वायर निकालने के बाद यदि हम उसका सम करते हैं, उसके डेविएशन का सम करते हैं रिग्रेशन लाइन के, तो वे ऑलवेज क्या होता है हमारा जीरो होता है। ठीक है गाइस, प्रॉपर्टी होती है ये ऑलवेज जीरो होता है। ठीक, तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। में क्या कह रहा था, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला। अब गाइस देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हमें डिफाइन किया जाता है। अब गाइस देखिए दोनों ही फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए यदि मैं 1 में से माइनस करता हूँ किसको, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस को, तो गाइस देखिए मेरा कौन सा वेरिएंस आएगा, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस आता है। ठीक है, और गाइस देखिए यहाँ पर इसने बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन में टोटल वेरिएंस। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है मेरा, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बोथ दोनों हो सकते हैं गाइस फॉर्मूला। अब गाइस देखिए मैं इसमें कुछ समझा नहीं सकता हूँ क्योंकि गाइस ये तो फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आइए 14 देखते हैं। अब गाइस देखिए 14 में क्या कह रहा है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू कितना, गाइस देखिए 13 - 3/2x इज द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x
देन बी वाई एक्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर लाइन कौन सी है मेरी, वाई ऑन एक्स। तो मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था वाई ऑन एक्स है, तो गाइस देखिए वाई सेपरेट होना चाहिए। अब यहाँ पर वाई हमारा सेपरेट है, ठीक है। तो सिंपली अब मुझसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, बी वाई एक्स। तो गाइस देखिए बी वाई एक्स मेरा क्या हो जाएगा, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारे पास माइनस का 3/2 क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए और 41 को डिस्कस करते हैं। अब गाइस देखिए 41 में क्या कह रहा है, इन द लाइन y इज इक्वल टू 19 माइनस 5/2x इज द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन किसकी है गाइस, देखिए x ऑन y है, यानी x ऑन y है तो x सेपरेट होना चाहिए। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि y सेपरेट है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा गाइस, में x को सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक। तो गाइस देखिए ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं यदि एलसीएम लेता हूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा गाइस, देखिए मेरा 2y इज इक्वल टू 38 माइनस का 5x, ठीक है। अब गाइस देखिए 5x को मैं इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा गाइस, देखिए मेरा 38 माइनस 2y और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, देखिए 38 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का 2/5y। अब गाइस देखिए जो y का कोफिशिएंट है वो मेरा क्या होगा, bxy होगा, ठीक है, माइनस का 2/5। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लाइन इक्वेशन किस पर है हमारी, ठीक है, वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है। यदि वाई ऑन एक्स है तो वाई को सेपरेट कीजिए, एक्स ऑन वाई है तो एक्स को सेपरेट कीजिए सबसे पहले, फिर उसका एक्स का जो भी कोफिशिएंट आता है या वाई का जो भी कोफिशिएंट आता है उससे हमारा क्या है कि बी एक्स वाई या बी वाई एक्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। देखिए 23 में क्या कह रहा है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, वाई ऑन एक्स हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है। देखिए गाइज वाई ऑन एक्स है तो हमारे पास क्या है कि एक्स सेपरेट होना चाहिए और वो है एक्स इज इक्वल टू कितना है 35 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 2/5 वाई, ठीक है। अब गाइज देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू, अब गाइज देखिए बी एक्स वाई मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 2/3, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब हमने 41 MCQ डिस्कस किया था, ठीक है, 40 और 41। अब गाइज देखिए 44 में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब गाइस देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, और आर का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है। तो गाइस देखिए आर का स्क्वायर क्या होता है, हमारा डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। गाइस देखिए साथ साथ आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे तो क्या कहता है स्क्वायर ऑफ आर। अब गाइस देखिए कितनी बार क्या कहता है कि 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 1 माइनस आर का स्क्वायर मेरा क्या होता है गाइस, नॉन डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट और 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू नॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब गाइस देखिए 45 को डिस्कस करते हैं। 45 में क्या कह रहा है, ए रिलेशनशिप आर इज इक्वल टू गाइस देखिए 1 माइनस का कितना है गाइस, देखिए 500 डिवाइडेड बाय 300 इज नॉट पॉसिबल। अब गाइस देखिए ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब गाइस देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू गाइस देखिए मेरा कितना आ रहा है, यदि मैं 1 माइनस का देखिए गाइस 1.166 आ रहा है, ठीक है। 500 को यदि मैं 300 से डिवाइड करता हूँ तो गाइस देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 0.66 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और गाइस देखिए आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा अंडर रूट में माइनस 0.66। और गाइस देखिए अंडर रूट में कभी भी माइनस में यदि कोई डिजिट है तो वो डिफाइन नहीं होती, वो आयोटा हो जाती है, ठीक है। यदि आपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि अंडर रूट में कोई भी डिजिट जो है वो डिफाइन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा मेरा ए ऑप्शन क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गाइस ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम आर को सोल्व कर सकें, ठीक है। आइए 46 देखते हैं। गाइस देखिए 46 में क्या कह रहा है, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव नेगेटिव इट्स स्क्वायर। अब गाइस देखिए यदि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी वैल्यू है, यदि मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो ऑलवेज क्या होती है मेरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्यों गाइस देखिए यदि माइनस का 1 है, ठीक है, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 1 आएगा, और यदि 1 है और उसका स्क्वायर करता हूँ तब भी गाइस देखिए मेरा 1 आएगा। गाइस किसी भी डिजिट का यदि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या है कि ऑलवेज हमारी पॉजिटिव आती है, ठीक है। आइए 47 देखिए। 47 में क्या कह रहा है, सिंपल कोरिलेशन इज कॉल्ड। गाइस देखिए सिंपल कोरिलेशन हमारा कौन सा होगा, लीनियर कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा।